सकते हो। अब जैसे सिमरन ने मेरे को कहा कि मैम आप 15 मिनट 10 मिनट पहले आ जाओगे, मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। तो तुम लोग भी तो बोल सकते हो इफ यू आर रियली सीरियस कि आपका डाउट सोल्व हो। मैम मैंने फिर ग्रुप में भी पूछा था, फिर मुझे फिर भी समझ नहीं आया था। हाँ तो फिर टैग करना चाहिए था ना। आज मैं ग्रुप में सारे डाउट्स रिजोल्व कर रही थी। अगर आपको लग रहा है आपका शायद ऊपर चला गया होगा तो आप मेरे को टैग नहीं कर सकते थे दोबारा कि मैम मेरा ये डाउट अभी भी नहीं रिजोल्व हुआ। देखो एक बार तुम्हारा डाउट, चलते हैं बेटा आगे। यहाँ पे पूछा है 279 ग्राम ऑफ एनिलीन। ये मैं सबके लिए बात बोल रही हूँ। अगर आप मुझे पर्सनल ग्रुप में शेयर करते हो और अगर आपका 6 घंटे के अंदर मेरी साइड से रिप्लाई नहीं आ रहा है, टैग मी अगेन। इवन यू ऑल्सो मेरे को मिस कॉल भी कर सकते हो अगर तुम्हारा वो डाउट हुआ है कि नहीं है रिजोल्व। और अगर तुम सेम डाउट सोल्विंग ग्रुप में शेयर कर रहे हो, वहां पे भी अगर मेरी साइड से रिजोल्व नहीं हो रहा है विद इन 6 to 8 आवर्स, तो प्लीज टैग मी अगेन। टैग कर दिया करो क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं ऊपर चले जाते हैं, आधे तो मुझे दिखते भी नहीं है, तुम्हें भी पता है ये चीज। ठीक है, तो मैं भी पूरे दिन में अपना विंडो देखती हूँ कि कब मुझे अपने दिन के 40 मिनट निकालने हैं एंड रिजोल्व करने हैं बच्चों के डर। उसमें हो सकता है कि एक दो तुम्हारे मिस आउट हो जाए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 to 8 आवर में अगर मेरी साइड से रिजोल्व नहीं होता है, जस्ट टैग मी अगेन। बेशक तुम पर्सनल ग्रुप में मुझे भेज रहे हो या फिर डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेज रहे हो, तो ये सभी बच्चों के लिए तो ध्यान रखना। क्योंकि अब वैसे भी पेपर पास आ रहा है, तुम्हारे डाउट्स आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि सबके डाउट्स रिजोल्व हो जाए। पता चले किसी का डाउट रिजोल्व ही ना हो और तुम वो क्वेश्चन ही छोड़ दो, तो ये नहीं होना चाहिए। तुम लोग मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम 20 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, मैं 20 मिनट पहले भी ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, चलो एक बार डाउट देख लेते हैं कृतिका का, फिर मैं चलती हूँ आगे। उसने बोला है कि 279 ग्राम एनिलीन का लिया है और रिएक्ट किया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, चलो फिर वो कह रहे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन कितना बनेगा। आपको पता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो फोम्ड विल बी फोम्ड। ओके, तो आपको पता है ना जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ तो येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है, सबको पता है। तो कैसे होती थी रिएक्शन याद है? एक बार मैं बता देती हूँ, कल ही लास्ट क्लास में शायद कराई थी। आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो एनिलीन है उसके पैरा पोजीशन से H निकाल दो और यहां से Cl निकाल दो, तो क्या बनेगा? इसका ही होता था येलो कलर। तो तुम्हें यही बताना है कृतिका ये कितना बनेगा। अब देखो 1 मोल ये है, 1 मोल से 1 मोल ये बन रहा है। ठीक है, तो तुम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो एनिलीन के, गिवन मास बाय मोलर मास काउंट कर लोगी इसका, तो जितने इसके मोल होंगे उतने ही इसके मोल होंगे। समझ गए? और इसके मोलर मास से फिर मल्टीप्लाई कर देना। मैम इसमें एनिलीन के भी काउंट करने हैं? नहीं, जो प्रोडक्ट बना है उसका आपको निकालना है ना। तो 1 मोल एनिलीन से तुम्हारा 1 मोल ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो उन्होंने बोला एनिलीन येलो जो बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट अब्दुल्ला, लेट मी एक्सप्लेन। तो 1 मोल एनिलीन से 1 मोल तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप चेक कर लो एनिलीन के कितने मोल्स हैं, निकाल लो गिवन मास बाय मोलर मास, तो जितने उसके मोल होंगे इतने ही जो प्रोडक्ट बना उसके मोल होंगे। और आपको ग्राम में निकालना है मास, मोलर मास से जो इसका प्रोडक्ट का मोलर मास आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देना मोल्स को, क्योंकि आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास आपका मास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसकी मोलर मास निकालने की, और वो भी करेक्ट मोलर मास निकालना पड़ेगा। यस अब्दुल्ला। मैम इसमें जो हमें डाइजोनियम सोल्ट दिया हुआ वो एक्सेस में है? 1 इक्विवेलेंट बोला हुआ है इसमें। तो मैम 1 इक्विवेलेंट तो मैम फिर उसके हिसाब से देखेंगे ना, क्योंकि मैम एनालीन के यहाँ पे 3 मोल है। कहाँ पे है 3 मोल? मैम 279 ग्राम के मैम 3 मोल बन रहे हैं एनालीन के, 93 ग्राम का 1 मोल है।
ऐसे थोड़ी ना करना है अब्दुल्ला जी। आप जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल एनिलीन से 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, और आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो 279 ग्राम गिवन है, राइट। तो कितने उसके मोल हो जाएंगे वो आपको निकालना है, जैसे आप निकाल लो गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो 1 मोल एनिलीन से आपका 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सो आप जब एनिलीन के मोल्स निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे करना है यहाँ पे। मैम मैंने क्वेश्चन किया था तो मैम मैंने 1 ही मोल के हिसाब से निकाल दिया था फिर। हाँ तो फिर अच्छा, मतलब आप 1 मोल लेके ही चल रहे थे, वो तो मैम गलत है। 1:1 का होता है, तो मैंने देखा कि डायज़ोनियम सॉल्ट का एक ही इक्विवेलेंट बोल रखा है, तो मैम मैंने 1 से निकाल दिया था। लेना तो इसका यही है, डायजोनियम क्लोराइड तो आपको यही लेना है, बट आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो गलत किया है, ठीक है। उसको आपको करेक्टली सोल्व करना है, ठीक है। एक बार दोबारा निकाल के देखना जैसे मैंने अभी बताया है, देन फिर दोबारा चेक करो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। आ जाएगा वैसे, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं सोल्व करवाती हूँ, ठीक है। ओके चलो मैम। डन, ठीक है। तो प्लीज किसी के भी डाउट्स अगर नहीं होते हैं रिजोल्व मेरे को बता दे करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी क्लास में। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके सो अपन बायोमोलिक्यूल्स अपन ने स्टार्ट कर रखा था। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया हुआ था, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने क्या क्या कर लिया था एक बार बता दो फटाफट से। कृतिका बता, कृतिका बताएगी। हाँ कृतिका, क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? बताओ। कम बच्चे क्यों आते हैं 24? हाँ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, ताकि हम फिर आगे चले, क्योंकि आज ना अच्छा, और हाँ एक चीज और, नोटबुक पेन लेके बैठो, नोटबुक पेन लेके बैठो, क्योंकि आज तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर बनाने की, और क्लास में ही सीखना है तुम लोगों को। हाँ कृतिका फटाफट बताओ कि क्या बनेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, क्लास ही नहीं है जिसको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं आता, भाग लो यहाँ मैम से क्लास। C6H12O6। अरे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बनवाया था मैंने, बना के दिखाओ और मेरे उसमें पर्सनल ग्रुप में भेजो जहाँ पे मैं हूँ। हाँ श्रुति, और क्या पढ़ा था हमने? बोलो बोलो बोलो। इसके बाद मैम जी हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको मतलब वो किया था कि भाई उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, तो पेंटासिटेट वाले रिएक्शंस, यस यस। और साइनोहाइड्रीन हाइड्रीन के साथ और हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन उनके साथ रिएक्शंस देखी थी। ठीक है। गर्व, कोई पॉइंट तुम्हें मिसिंग लग रहा है तो प्लीज कंप्लीट करो उसको। हम शुगर नॉन शुगर पढ़ाया था और डिस्कस किया था वो डेक्स्ट्रो प्लस और लीवो माइनस। यस यस, काफी सारी चीजें हमने देखी थी, तो देख लो एक बार, मैं दोबारा से फटाफट बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होती है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आप मत बोलिएगा। उसके अलावा हमने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात की थी, जहां पे मैंने बोला था कि जो शुगर रिड्यूस कर देंगे फैलिंग सोल्यूशन, बेंडिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, आज उसका असली मतलब तुम्हें एग्जैक्ट रीजन भी पता चल जाएगा कि मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, ठीक है। तो वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते थे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये काम नहीं करते, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो सबसे पॉपुलर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो की सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है। आज आपको उसका रीजन भी पता चलेगा कि मैम आप किस बेसिस पे बता रहे हो कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि आज हम स्ट्रक्चर ही बनाने वाले हैं उन सबके, बैठ के आराम से बैठ के बनाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ रिएक्शंस कराई थी, फिर से एक बार फटाफट देख लो। ग्लूकोज की जब आप रिएक्शन कराते हो HI के साथ तो आपको एनहेक्सेन मिलता है। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो ऑक्साइन मिलता है। और क्या कराया था, हाँ साइनाइड के साथ कराते हो तो साइनोहाइड्रिन मिलता है आपको। और आप अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो तो सिर्फ जो एल्डिहाइड ग्रुप है विल कन्वर्ट इनटू एसिड, तो वो क्या नाम था उसका,
ग्लूकोनिक एसिड था, और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसको ट्रीट करा रहे हो तो आपको ग्लूकैरिक और सैक्रिक एसिड आपको वहां पे मिलता था, और जब आप एसिटाइलेशन कराते हो उसकी तो आपको पेंटा एसिटेट मिल रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना। ये हमने किया था। आगे और भी पड़ी हैं चीजें, तो आज आगे हम क्या करने वाले हैं, एक अपना ये रह गया था बेटा, ओसाजोन फॉर्मेशन अपना रह गया था। अब ये ओसाजोन होता क्या है इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया था, जो ये था। भेज दिया कृतिका ने, ठीक है चलो ये था, एक बार स्ट्रक्चर देख लो। मैंने कहा था थर्ड कार्बन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नहीं आता ना बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रही थी। ठीक है, अब हम इसका साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, और फिर हम फ्रक्टोज का भी सेम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, और आज हम माल्टोज लैक्टोज का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सुक्रोज का भी देखेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट सुक्रोज का भी, तो आज हम ये सारे खत्म कर लेंगे, सुक्रोज का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। और उसके अलावा दो छोटी छोटी टर्म्स भी आएंगी तुम्हारे सामने, एपिमर और एनोमर्स, उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे तुम्हारी मर्जी है, रफ नोटबुक लेके बैठो या फिर फेयर लो, क्योंकि प्रैक्टिस हमें आज करनी है। तो सबसे पहले हम ओसाजोन पे चलते हैं। देखो ओसाजोन क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओसाजोन के क्वेश्चन ना बहुत पहले आते थे, जेई में आते थे, अब ना कुछ टाइम से आ नहीं रहा है ओसाजोन से रिलेटेड क्वेश्चन, पिछले 6 साल में तो नहीं आया है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये ओसाजोन वर्ड है ना, ये बड़ा ही प्यारा है, मतलब आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ओसाजोन हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। तो बेटा जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं आपके, वो ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है, अब इसका भी अब क्यों ऐसा है बताती हूँ मैं आप लोगों को। नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये काम की बात है। इसमें सिर्फ पूरी ओसाजोन में 2 ही काम की बातें हैं, एक तो ये है और एक मैं बता रही हूँ। ओसाजोन के पीछे एक मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, जब मैंने ये किया था। ओसाजोन तुम्हारे स्कूल में स्कूल लेवल पे नहीं बनाते हैं, ओसाजोन सिर्फ तुम्हें तभी बनाने का सौभाग्य मिलेगा जब तुम ऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन लेके मास्टर्स करोगे, वही ओसाजोन जो है बनवाया जाता है हायर लेवल पे, राइट। सो अगर तुम्हें इंटरेस्ट आएगा तो देख लेना, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी होता क्या, ध्यान से सुनो। देखो अगर मान लो तुम लैब में तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हें शुगर, मतलब जो भी सैंपल मिला है वो कार्बोहाइड्रेट है, तुम्हें ये पता चल गया कि मेरे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग। उसके लिए तुम कौन सा टेस्ट कर सकते हो, फैलिंग टेस्ट कर सकते हो, बेंडिक टेस्ट कर सकते हो, यस और नो, टोलेंस टेस्ट कर सकते हो, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारा शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। चलो सेकेंड बात भी हमें पता चल गई, रिड्यूसिंग शुगर है। बट अगर तुम्हें ये पहचानना है कि तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर में से भी कौन सा शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, और भी होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, राइबोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें उसके लिए बेटा ओसाजोन बनाना पड़ता है लैब में। इस ओसाजोन की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा शुगर है। तो होता क्या है, मैं आप लोगों को हल्का सा मतलब ऊपर से बता देती हूँ लैब में क्या होता है। जैसे मान लो तुमने पता लगा लिया कि तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये बनाने के लिए काफी सारे स्टेप्स जो होते हैं इसमें। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है फिनाइल हाइड्रोजिन। फिनाइल हाइड्रोजिन, फिनाइल हाइड्रोजिन क्या होता है पता है? हाँ मैम ये होता है, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्रोजिन डालने के बाद जब जो पूरा प्रोसीजर है वो करने के बाद ना आप बेसिकली टाइम नोट करते हो, ठीक है, टाइम नोट करते हो कि कितनी देर में जो है आपका ओसाजोन बना, राइट। तो वो टाइम आपको नोट करना पड़ता है। देखो कईयों का कुछ ऐसे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जिनका ओसाजोन 3 मिनट में ही बन जाता है, कुछ ऐसे ओसाजोन होते हैं जिनका
15 मिनट लगता है। कुछ ऐसे ओसाजोन होते हैं जिनका 35 मिनट 45 मिनट भी बहुत लंबा टाइम भी होता है। तो काफी लंबा प्रोसेस होता है अगर आपका इतना टाइम लग रहा है तो, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें वहां पे लैब में टाइम को ध्यान से देखना पड़ता है कि कितने टाइम में हमारा ओसाजोन बन रहा है, ठीक है। तो लैब में क्या होता है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके लैब में चार्ट्स लगे होते हैं, और चार्ट्स में क्या लिखा होता है, ऐसे टाइमिंग लिखी होती है, 3 मिनट 15 मिनट 45 मिनट, है ना। और उसके टाइमिंग के सामने ये लिखा होता है कि इसमें कौन सा प्रेजेंट हो सकता है शुगर, समझ रहे हो आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ध्यान से सुन लो, ठीक है। हालांकि काम नहीं आएगा आप लोगों के जेई में, बट स्टिल ओसाजोन मुझे बताना है तो मेरे को ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे ये लिखा होता है कि इतने टाइम में ये बन रहा है। तो मान लो लेटेस्ट से, क्योंकि मुझे भी अब याद नहीं है भाई 15 मिनट में क्या बनता था, मान लो 15 मिनट में आपका लेट से ग्लूकोज बन रहा है, तो तुमने देख लिया कि मेरा 15 मिनट में बना, तो तुमने वहां पे जाके देख लिया कि भाई साहब मेरा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने में हो सकता है गड़बड़ भी की हो, ऐसा होता है कई बार कि वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो अब इसको भी पक्का करने के लिए कि भाई साहब मेरा ग्लूकोज है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो तुम्हारे लाइक ओसाजोन बने हैं, बड़े ही सुंदर बनते हैं, क्रिस्टल्स टाइप के बनते हैं, उसको हम जाके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जो आपकी वो स्लिट होती है उस पे आप एक ड्रॉप ले लेते हो, देन आप माइक्रोस्कोप से देखते हो। तो माइक्रोस्कोप में आपको ग्लूकोज असली जो लाइक उसका जिस तरीके से शेप होता है, जैसे कुछ शुगर्स का होता है नीडल लाइक शेप होता है, अलग अलग तरीके का शेप होता है। तो माइक्रोस्कोप से आप देख लेते हो कि किस शेप के जो है क्रिस्टल्स वहां पे हैं। तो अब क्या होता है, लैब में वो भी चार्ट लगा होता है, जैसे ग्लूकोज है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, गैलेक्टोज है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या करते हो, फिर उससे मैच करते हो, और जब आप ये मैच कर लेते हो ना, तो आपको फाइनली पता चलता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो क्या है। और जब हम ये लैब में परफॉर्म करते थे तो हमारा 15-20 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होता था, और हर स्टेप के नंबर होते थे। रिड्यूसिंग शुगर पहचाना है ना, है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पहचाना, उसके नंबर, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा शुगर है, तो ये सब पूरा 15 मार्क्स का होता था, मुझे याद है। तो इस तरीके से तुम फाइनली पहुंच पाते हो कि आपका कौन सा शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो कहानी तो ये होती है। अब बात आती है कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे ये करते हैं हम लोग, ओसाजोन क्यों बनाते हैं। तो अभी के लिए तुम्हें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है। तो देखो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें ग्लूकोज पढ़ाया, तो मैं ग्लूकोज का ओसाजोन बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये लिख लो आप लोग मेरे साथ साथ। देखो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। आपको पता है अमोनिया डेरिवेटिव्स में हमने ये रिएक्शन देखी थी, याद करो, वाटर निकालते थे हम लोग, ठीक है। बस, तो पानी निकालो, जो है वो रह गया। ठीक है, ये होता है फर्स्ट स्टेप में, आपका पानी निकल जाता है, ठीक है। उसके अब आता है दूसरी बात, अब हमें एक और मोल यहाँ पर डालना पड़ता है, किसका, फिनाइल हाइड्रोजिन का। तो जब आप दूसरा मोल डालते हो ना ये बनाने के बाद, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और रिडक्शन हो रहा होता है।
तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होता क्या है, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इधर देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा बना रही हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है। ओके देखो बाकी का सेम है ना, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, देखो एक बार। तो अब यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन जब आप लोग ले रहे हो तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेसिकली रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं पूरा मैकेनिज्म तो काम का नहीं है तुम्हारा, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे होता क्या है। वैसे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे H और यहाँ पे H लग जाता है, तो आपका एक अमोनिया अलग निकलता है और एक एनिलीन अलग निकलता है, ठीक है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है। और जो सेकंड वाला कार्बन है ना बेटा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप पूरा मैकेनिज्म करते हो ना, जो कि काफी लंबा होता है, एक पेज का होता है मैकेनिज्म, तो वहां पे वो सब करने के बाद ये चीज इस तरीके से हो रही होती है। क्योंकि तुम लोगों को मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ तभी मैं ये बता रही हूँ, अगर तुम्हें ध्यान रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है और फिर इस तरीके से हमारा ये बन रहा होता है। अब तुम लोगों को पता है बेटा, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा यहाँ से, बताना एक बार, बोलो। मैम वो अब OH वाला स्टेप दोबारा बता दो। एक मिनट बेटा, एक बार रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है, फिर बताती हूँ, एक रिपीट करती हूँ दोबारा। तुम्हें क्या करना है, फिनाइल हाइड्रोजन लेना है। अब क्या होगा, यहाँ से दोबारा पानी निकाल दो तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, देखो बाकी सब सेम। तो यही होता है ओसाजोन, क्योंकि मैंने ग्लूकोज का बनाया है तो आप इसको क्या बोलोगे, ग्लूकासाजोन। किसी का भी बना रहे हो रिड्यूसिंग शुगर का तो इस तरीके से बनता है। इसमें मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है कि पहले 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, पहले वाला और सेकेंड वाला। हाँ धनंजय, और धनंजय बताओ पहले क्या कह रहा था धनंजय, फिर मैम सुमित। OH आया था, वो बता दो OH कैसे। मैं ये बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें मैकेनिज्म नहीं बताया है कि OH कैसे आया है, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि जब आप सेकंड स्टेप में फिनाइल हाइड्रोजन डाल रहे होते हो तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तो इसका तो जो आपने फिनाइल हाइड्रोजन डाला ये तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, अमोनिया और एनिलीन जो है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता मतलब मिक्सचर में ये अलग से बन रहा होता है। उसके बाद इसका जो सेकंड कार्बन है जो मैंने ग्लूकोज का लिया, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट कराया है ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आगे चल रहा है कि एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी निकाला, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ऐसे मैंने बताया है मैकेनिज्म, ना तुम्हारे सिलेबस में और ना मैं एक पेज का यहाँ पे कराने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपके पेपर में भी नहीं आएगा और ना ही जेई का पार्ट है। हाँ जी सुमित आप बोलो। इसमें वही डाउट था OH कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका रिडक्शन हो रहा है ताकि जब तुम पढ़ो तो तुम्हें ध्यान आ जाए, ठीक है। यस, तो मतलब जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं उनका ओसाजोन बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम यूज करते हैं, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे हम यूज करते हैं। एक ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में आ चुका है, जेई में बहुत पहले आया था। और एक ये चीज ध्यान रखनी है, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो ओसाजोन बनाएंगे। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि सिर्फ पहले 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, बाकी जितने भी कार्बन हैं वो क्या रहते हैं, इंटेक्ट रहते हैं, मतलब उन पे रिएक्शन नहीं होती है। पहले 2 ही कार्बन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के लिए, बस इससे ज्यादा ना कभी पूछा है ना पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलो, चलो आगे लिखो।
सॉरी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर था हमारा ग्लूकोज का, वो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाया था, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? देखो भाई, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये सब एनसीईआरटी में है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ वो ये है कि डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। अब बात आती है शिफ्ट टेस्ट क्या है। तो जब मैं तुम्हें टॉलरेंस प्रेडिक्ट करा रही थी तो वहां पे शिफ्ट टेस्ट था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगी। तो बेटा ये जो शिफ्ट टेस्ट होता है ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। आपका शिफ्ट रिएजेंट होता है, अगर आप वो एल्डिहाइड मान लो, अगर आपके सैंपल में एल्डिहाइड और उसमें आप शिफ्ट रिएजेंट डालते हो तो मैजेंटा कलर ऑब्टेन होता है। यू नो मैजेंटा कलर, पिंक कलर बेसिकली, जो ये वाला कलर इससे थोड़ा डार्क कलर मैजेंटा कलर। अब मेरे पास है नहीं ऐसा कुछ जो मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, बट समझ रहे होगे मैजेंटा कलर मैं क्या बोल रही हूँ, रानी कलर जिसको बोलते हो तुम, वैसा कलर ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। लेकिन वो कह रहा है कि अभी तुम्हें याद हो तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में मैंने तुम्हें दिखाया था कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो उस हिसाब से तो ये टेस्ट रिस्पोंड करना चाहिए था, यस और नो। शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, बट ये तो दे ही नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, यस और नो। फिर वो कह रहा है एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। अब ये भी रिएक्शन मैंने तुम लोगों को कराई थी कि जब तुम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। याद है? किसको याद है? हरे राम, याद ही नहीं है तुम लोगों को? बताओ ना मेरे को, याद है कि नहीं है? तो अब वो ये भी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? तुम पहले तो मुझे ये बताओ। मैम अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो ये सारी चीजें देनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हम लोग बनाते हैं, अगर आप उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हो तो वो भी रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब जो ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं CHO ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। अगर CHO ग्रुप होता तो ये सारे टेस्ट देता कि नहीं देता? शिफ्ट टेस्ट भी देता, सोडियम बाइसल्फाइड भी देता, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्ट करता। तो ये जो दो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लिखना है लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट तो है ही। तो मैं एनसीईआरटी में से देख के लिखना है, यहाँ लिख लो, वहां देख के लिखना, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मैं तो स्लाइड आगे वो करूंगी। अगर तुम कहोगे मैम रुक जाओ इस स्लाइड पे, वो मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज जो है वो एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, उसका नाम है अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये पता चला कि भाई साहब कुछ और भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओपन चेन के अलावा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम क्या है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। देखो, जो अल्फा ग्लूकोज और जो बीटा ग्लूकोज होता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ? ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ। समझ रहे? और एक बात बताऊं तुम्हें, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ना उसका तो बहुत ही कम परसेंट होता है, एग्जैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को, 0.02% होता है, और 36% हमारा अल्फा होता है, 64% हमारा बीटा ग्लूकोज होता है। हालांकि परसेंटेज कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, वैसे मैं बता रही हूँ। तो क्योंकि देखो मैम यहाँ ओपन पे चेन, हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम यहाँ पे इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो ये अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये चलो बता देती हूँ थोड़ा और डिटेल में। देखो थोड़ा और सुनो, देखो आपका जो ग्लूकोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सबको पता है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो उनकी कोई रोटेशन होगी, ऑप्टिकल रोटेशन होगी, यस और नो? हाँ मैम होगी। इसकी भी कुछ रोटेशन होगी, इसकी भी कुछ रोटेशन होगी। तो बेसिकली जो इनकी ऑप्टिकल रोटेशन है ना वो क्या होती है, जब आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो बेटा प्योर अल्फा और प्योर आपका बीटा ग्लूकोज, तो इनकी रोटेशन क्या होती है? टाइम के साथ चेंज होती है, और वो तब तक चेंज होती है जब तक एक
पर्टिकुलर वैल्यू ना आ जाए इक्विलिब्रियम पे, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है। और जो मैंने अभी ये बात बोली है कि ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होती है टाइम के साथ, उस प्रोसेस, उस मतलब लाइक उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है म्यूटा रोटेशन। ये पहले था तुम लोगों के सिलेबस में जेई में, अब हटा दिया गया है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा का मतलब चेंज होना, तो रोटेशन का चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन का, और तब तक चेंज होता है जब तक एक वैल्यू ना आ जाए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो ये जो ये होता है इक्विलिब्रियम में होता है, अल्फा ओपन चेन में कन्वर्ट हो रहा होता है, बीटा उसमें हो रहा होता है, बीटा से अल्फा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और हाँ, बीटा ग्लूकोज ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता है, और अल्फा ग्लूकोज का जो परसेंटेज है वो 36% है, और ओपन चेन का तो बहुत ही कम है। इसीलिए जो ये चीजें है ना, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए क्यों नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब ग्लूकोज की और भी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर की जो फॉर्म है वो उसका नाम क्या है, अल्फा और बीटा। अब ये बनते कैसे हैं वो सब तो देखो आगे की बात है, वो भी मैं बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन, हाँ अब जान लिया है तो अच्छी बात है, बट ये अब तुम्हारे एनसीईआरटी में से भी हटा दिया गया है। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो तुम वहां पे देख सकते हो, म्यूटा रोटेशन हटा दिया है वहां से। बाकी इसका मतलब होता है रोटेशन में चेंज होना विद टाइम। लिखना है लिख लो, नहीं तो मैं फिर मैं आगे चलूँ। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, मैं वैल्यू बता देती हूँ, +112.5 होता है इसका। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऑप्टिकल रोटेशन इसका होता है +18.7, अप्रोक्सीमेट 19 मान सकते हो। और ये तब तक ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगी जब तक एक वैल्यू पे ना पहुंच जाओ तुम इक्विलिब्रियम पे, और वो वैल्यू होती है बेटा +52.5, ठीक है। लिखना चाहते हो वैल्यू आप लिख लो, बाकी तुम्हारी ऐसी है। ऑल राइट, चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोबारा से ग्लूकोज बना रही हूँ, देखना एक बार, स्ट्रक्चर बनाओ ग्लूकोज का। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है बेटा। जो ये वाला आपका ऑक्सीजन है, इधर देखो ये वाला, इसके लोन पेयर जाके अटैक करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन पे, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। पहले मेरे को बनाने दो, वैसे भी अभी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, तो अब बाद में बना सकते हो। देखो ये ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना एक बार, तभी तो साइक्लिक बनेगा ना मेरा बेटा स्ट्रक्चर। ऐसा ही हो रहा है कुछ। दिस इज sp2 कार्बन, देख रहे हो। तो इस कार्बन में अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 6 कार्बन है टोटल, ठीक है। इस तरीके से हेमी एसिटल बन गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल याद है तुम लोगों को क्या होता था, एक कार्बन पे OH और OR डैश था, याद करो, यही तो है। मैम ये second OH last और इससे carbon ये के साथ ही ऑक्सीजन होगी। वाला कनेक्ट है, हैं अब्दुल्ला। मैम सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ ही होगी। हाँ तभी तो बनेगा ना 6 मेंबर रिंग, अभी बनवाऊंगी तुम्हें। देखो 6 मेंबर रिंग बनेगा, ये देखो ऐसे, ये देखो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये sp2 कार्बन है तो तुम बताओ अटैक कहाँ से कहाँ हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, अगर OH अभी राइट पे है, क्या मैं उसको लेफ्ट पे भी दिखा सकती हूँ, यस और नो बताओ। बाकी सारा नीचे का सेम है। ये तो आपका सिंपल ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए। पीर बख्श नहीं आया क्या आज? यस मैम।
बड़ा एब्सेंट रहते हो भाई। जाओ देखो। अच्छा, अब मुझे ये सोच के बताओ, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? आर दे मिरर No, ma'am. इमेजेस? वेरी No, गुड। ma'am. नहीं, शाबाश। नॉन मिरर इमेजेस। अगर तुम ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ऊपर वाली पे। यहाँ पे HOH है, इस वाले स्ट्रक्चर में OH है, बाकी सारा सेम है। तो ऐसे वाले आपके आइसोमर क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, बोलो। नॉन मिरर इमेजेस है ये। लिख लिया ना डाइस्टीरियोमर? अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसे। अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे हैं, तो अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर किस फॉर्म में बनाएंगे वो हम देखते हैं आगे। इतना बना लो, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे तो प्लीज इसको बना लीजिए, देन फिर हम आगे चलते हैं। मैम 5th कार्बन अटैक करेगा उस पे? हाँ, ये वाला मैम, 5th कार्बन के साथ वाला ऑक्सीजन, कार्बन नहीं अटैक कर रहा है यहाँ पे। मैम मतलब 6th वाला नहीं करेगा? कौन से वाला? ये वाला? यस मैम। नहीं बेटा, अपने को, आपको पता है ना 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे आप बनाओगे तो ज्यादा मेंबर रिंग बन जाएगी। अगर आप इसको अटैक करवाओगे तो 7 मेंबर रिंग बनेंगे, विच इज नॉट स्टेबल बेटा। ठीक है? ठीक मैम। मैम लेकिन नहीं, अटैक तो मैम 5वें कार्बन से हो रहा है ना, तो हम फिर तो कार्बन 5 से की कहाँ बनेगी। हो रहा है भाई? ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है जी। ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है, कार्बन से कहाँ हो रहा है अटैक? थोड़ा सा टाइम दो, अभी आगे बताऊंगी क्या बन रहा है। बेटा ये फिशर में होगा काउंट। गर्व, ये जो 2 मैंने फॉर्म बनाई है ये नहीं फिशर में काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, इतनी जल्दी डेस्परेट होगा ना, हाय हाय मैम ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा खुद को भी और मुझे भी, ताकि चीजें आगे धीरे धीरे आएंगी। क्यों उससे अटैक हो रहा है, क्यों बाकी से क्यों नहीं अटैक हो रहा है, देखो। ओके, अब यहाँ पे बात आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है ये जो 2 साइक्लिक हेमीएसिटल मैंने बनाया है ग्लूकोज के, अगर तुम ध्यान से देखो तो वो सिर्फ C1 कार्बन पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। दिख रहा है तुम लोगों को? है ना? और ऐसे वाले बेटा कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए नया है, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और आइसोमर्स को क्या बोलते हैं हम? एनोमर्स बोलते हैं। तो जो अल्फा ग्लूकोज होता है और जो बीटा ग्लूकोज होता है वो आपके क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे आने वाला है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा अल्फा है या बीटा, वो तो मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। एनोमर्स क्या होता है? जहां पे कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन पे क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, तो उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, जो अभी आगे मैं तुम्हें लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाऊंगी तो वो 6 मेंबर स्ट्रक्चर बनेगा, और वो रिजेंबल कर रहा है किसको? पायरन को। मतलब जो बनेगा कुछ इस तरीके से तुम्हारा 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, और उसका नाम होगा पायरानोस। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या मैम बोल रहे हैं। ठीक है, सो एनोमर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पायरन नॉन एरोमेटिक है? हाँ जी, ठीक है, sp3 कार्बन है ना यहाँ पे। अब देखो बनता कैसे है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए मैं बना क्या रही हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो वो दोनों चीजें साथ नहीं समझ पाओगे, बिकॉज ये बहुत नई चीज है आप लोगों के लिए। देखो, अगेन मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ फिशर वाला, और अपने डाउट्स को थोड़ा अपने तक रखो, अभी तुम्हारे रिजोल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन से वाले ऑक्सीजन से अटैक करवा रही हूँ? ये वाले ऑक्सीजन से अटैक करवा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, सो कितने मेंबर रिंग बनने वाली है देखना, 1 2 3 4 5
6 मेंबर रिंग हम कैसे बनाएंगे, इधर आइए। बना लूं ऐसे, वही तो है ये, बस मैंने इसको इस तरीके से बनाया। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की। तो फर्स्ट कार्बन क्या है हमारा, बताओ भाई। उस पे H और OH लगेगा, ये देखो अभी यहाँ पे भी लिखवाया था मैंने तुम्हें, फर्स्ट कार्बन पे HOH है। अब HOH कैसे लग सकता है, देखो साइक्लिक सिस्टम में एक हम अबाउट द प्लेन दिखाते हैं, एक हम बिलो द प्लेन दिखाते हैं। अबाउट द प्लेन को मैं ऊपर दिखाऊंगी, जो बिलो द प्लेन है उसको नीचे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कार्बन पे H और OH ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। एक और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे OH भी तुम ऊपर लगाओगे, अभी मैं एक ये बता रही हूँ तुम लोगों को, चलो ठीक है। अब बात आती है सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन पे आपको कैसे पता चलेगा कि मैम OH नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तो इसके लिए प्लीज एक ट्रिक याद रखो, डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब है, D का मतलब है डाउन और R का मतलब है राइट। हर टीचर अपने अलग तरीके से समझाता है, उनकी अलग ट्रिक होती है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसको ट्रिक नहीं पता होगी ये कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इसी ट्रिक से ही किया था, क्योंकि ऐसे आप बना ही नहीं सकते हो, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप डॉक्टर से याद रखोगे, डी का मतलब है डाउन, आर का मतलब है राइट। मतलब जो राइट हैंड साइड पे है वो डाउन पे आएगा। नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरा वो ये जो पावर पॉइंट है ना, पता नहीं इसको क्या हो गया, बीमार हो रहा है ये। जो राइट पे है वो डाउन आएगा, ठीक है। चलो अब तुम एक बात बताओ, सेकंड पे क्या है, राइट पे OH है ना, तो OH नीचे की साइड आएगा, ठीक है। थर्ड पे H नीचे है तो H मतलब H राइट में है, नीचे आएगा। फोर्थ में OH राइट पे है, नीचे आएगा। फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है, फिफ्थ से एक तो ऑक्सीजन अटैच है, कर दिया मैंने, और फिफ्थ पे H और CH2OH है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, CH2OH हमेशा ऊपर आता है और H नीचे आएगा। तो दिस इज योर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब एक डाउट जो भी था सुमित तुम्हारा क्लियर हो गया कि यहीं से क्यों अटैक हुआ है, बिकॉज यहाँ से मेरी 6 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। और गौरव, कार्बन से अटैक नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है। इसके अलावा कुछ तुम लोगों को किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। क्योंकि ये तुम्हें बनाने तो बेटा सीखने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम रिग्रेट करोगे, क्योंकि कई बहुत 90% ऑफ द टाइम मैंने बोला था आसान सवाल आता है यहाँ से। मैम जो ट्रिक में उसमें राइट वाले डाउन पर होंगे, तो मैम जो लेफ्ट में आया वो वाला OH डाउन पे क्यों है? कहाँ पे बेटा? मैम फोर्थ वाला कार्बन पे। मैम वो लेफ्ट में पड़ रहा है तो वो वाला ऊपर होना चाहिए। फोर्थ वाले में तो ये राइट, अच्छा नीचे आएगा ना ये, तो एक सेकेंड। अरे नहीं, ठीक तो था। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, OH राइट पे है डाउन पे, यहाँ पे H राइट में है, तो ये ठीक तो था। मैम यहाँ पे राइट और लेफ्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया साइक्लिक वाला, ये वाला जो फिशर वाला बनाया है, ये वाले राइट में है, ये वाले लेफ्ट में है। देखो राइट, ये राइट में, ये राइट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, ऐसे बनाया है, ठीक है। मैं इसको दोबारा ब्लू से कर देती हूँ। अच्छा, अब एक क्या हो सकता है, एक केस में जैसे OH यहाँ पे नीचे है, एक में OH ऊपर आएगा, हाँ के नाम देखा था ना तुमने, C1 कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज है इसीलिए। अच्छा, बाकी सब सेम होगा बेटा, बाकी सब सेम है, कुछ इधर उधर की बात नहीं है। बस बन गया, यही था। और अगर तुम्हें ग्लूकोज का ये बनाने आ गया स्ट्रक्चर, तो तुम्हें माल्टोज, फ्रक्टोज, ये बड़े बड़े जो नाम है ना, ये भी बनाने आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आता है।
सबसे पहले बात ये आती है कि मैम हमारा अल्फा और बीटा कौन है। तो देखो इसके लिए भी ट्रिक है, तुम्हें कैसे ध्यान रखना है। ट्रांस तो तुमने बहुत सुना ऑर्गेनिक में। ट्रांस में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है बीच में। देखो अब ट्रांस आप कैसे देखोगे, फर्स्ट वाला कार्बन देखो और जो ये वाला कार्बन है आपका फिफ्थ वाला कार्बन वो देखो। CH2 और OH की पोजीशन देखिए। CH2OH और जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर ये आपस में ट्रांस है तो वो क्या होगा, अल्फा होगा। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। और CH2OH और OH सेम साइड पे है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो तुम एक ध्यान रख सकते हो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। मैंने देखो ऐसे ध्यान रख रखा है, मुझे आज तक याद है। बेशक मैं 10 साल भी ये चैप्टर ना पढूं या पढ़ाऊं, तब भी ये दिमाग में रहता है। तुम्हें अगर कोई चीज तुम्हारे हिसाब से कोई चीज अगर रखनी है ध्यान से तो तुम वैसे भी कर सकते हो। जो मुझे पता है मैं वो बता दिया मैंने तुम्हें। अगर CH2OH और OH गर्व ट्रांस पे है, फिफ्थ वाले कार्बन को देखो और फर्स्ट वाले कार्बन को देखो, तो ट्रांस में तुम्हारा ए आ रहा है ना, तो वो अल्फा हो जाएगा और दूसरे वाला आपकी बीटा वाली फॉर्म हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब आपको पता है ये डी ग्लूकोज है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, अल्फा डी। देखो इधर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, ग्लूकोपाइरानोज, क्योंकि ये पायरन रिंग को रिजेंबल करता है इसलिए ग्लूकोपाइरानोज। बीटा डी कैसे हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगा नाम। यानी कि तुम्हें बहुत दो चीजें बहुत ध्यान से रखनी है, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा, दूसरा अल्फा कौन है और बीटा कौन है। और इसको हम हॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ग्लूकोज का। जब एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे वो तुम नाम भी पढ़ोगे, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है इसमें, फिशर प्रोजेक्शन में देयर इज कितने कार्बन है, कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। अब आप ये देखिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, हाउ मेनी कायरल कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कायरल कार्बन है। ठीक है जी, तो ये भी पेपर में आता है। मैम इसमें एल का नहीं बनता, क्या नहीं बनता, मैम एल कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बनता, सिर्फ डी के ही बनते हैं दोनों। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो शुगर होते हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन के ही होते हैं, इसलिए हमें डी बनाना है, एल नहीं बनाना है। एल भी बना सकते हो, फिर ये पूरा उल्टा कर देना तुम, जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, बट डी का ही आपके सिलेबस में और वही करना है। एल पे ना कभी आया है ना कभी आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, एनोमेरिक कार्बन, बेटा ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे। उसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, एक जगह HOH है एक जगह OHH है, तो ये आपस में क्या होते हैं बेटा, अल्फा और बीटा ग्लूकोज एनोमर्स होते हैं। बस इतना ही तुम लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलती हूँ मैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जेई में तो नहीं आया था ये, बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एंड मेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द कोड। मतलब आपको ये बताना है कि जब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की इनके साथ रिएक्शन कराओगे, क्या कोई टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको चेक करना है। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में अगर तुम्हें पता हो तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ नहीं करता है ना। मतलब बेसिकली ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, यस और नो, बताओ भाई।
तो अगर तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखोगे जो मैंने अभी बनवाया है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, देख पा रहे हो? तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको नहीं दिख पा रहा है तो ना तो वो 2,4 डीएनपी टेस्ट देने वाला है, ना ही वो टॉलेंस टेस्ट देने वाला, और ना ही वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देने वाला है। तो ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, डन। अच्छा, आदर्श आया? मुझे लगा आया ही नहीं। हर्षित आया? हर्षित, आरुष, अंजलि, श्रुति, सुनिधि, मनीषा। यस मैम। मैम साइकिल की बात कर रहे हैं, ये तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ तो नहीं अरे वही तो सवाल है ना, वही तो सवाल बन गया। इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम बाइसल्फाइड, है ना? तो ग्लूकोज जो पेंटाएसीटेट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का वाला लाइन, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट नहीं रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अगर वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ही दे रहा है तो बाकी टेस्ट भी नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ये आपके एमएस चौहान में है बेटा क्वेश्चन। हाँ आदर्श। मैम अगर इसमें टॉलरेंस नहीं जाता तो ये रिड्यूसिंग शुगर ही नहीं वहां पर। नहीं अरे बाबा, बट ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट की बात कर रहा है ना मेरा बेटा, तो यहाँ पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तभी ये सारे टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, हाँ ओके। बस एक ये क्वेश्चन था जो काफी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को बता दिया है। बाकी अभी तक ऐसा आया नहीं है जेई में, तो मैम एक बार और बता दीजिए कैसे बताया आपने वो। आने की मैंने ये बताया है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। भाई तुम लोगों की मेरे को लगता है एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी इधर आओ, 8:30 तक रखूंगे आज की क्लास। मैं कह रही हूँ ग्लूकोज पेंटाएसीटेट आपका जब देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो वो टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो उसका कहीं ना, क्योंकि आपको पता है ओपन चेन तो बहुत बहुत कम परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये। तो अगर ये वाला टेस्ट नहीं दे रहा तो बाकी टेस्ट भी नेगेटिव होंगे, तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना। क्या हाय राम, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अरे बाबा ग्लूकोज का ये क्या बनवा रही हूं मैं, OH की जगह OCO-CH3 लगा देना एसिटाइलेशन के बाद। चलो अब आ जाओ फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पे। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है अभी बताती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा C6H12O6। तो अब फ्रक्टोज में जैसे आपका ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू डी सीरीज, लेवोरोटेट्री होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, तभी यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लगाया हो, बिकॉज माइनस स्टैंड फॉर लेवोरोटेट्री। फिर बोल रही हूँ कैपिटल डी स्मॉल डी का कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल एल स्मॉल एल का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा बीटा, वैसे ही फ्रक्टोज भी अल्फा बीटा में ही एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ वहां पे 6 मेंबर रिंग बनती है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनती है, और वो किसको रिजेंबल करेगी? फ्यूरान को। फ्यूरान कैसे बनेगा अब आओ, ये छोड़ो, अरे मेरे को एक स्लाइड चाहिए थी, एक मिनट रुको, यहीं पे बनाती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, देखना एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज अलग होता है, होते तो 6 ही कार्बन है। यहाँ पे जो सेकेंड वाला कार्बन होता है उस पे कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन बाकी सब सेम है। थर्ड वाले पे OHH होता है, यहाँ पे HOH होता है। आई होप आप सभी यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ ये चैप्टर आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम जगह मिलेगा अगर तुम उस पर डिपेंडेंट हो तो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 कार्बन है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात आती है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसमें ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैक करता है, ठीक है, तभी तो बनेगी ना 5 मेंबर रिंग। देखना एक बार, 1 2 3 4 5,
देख रहे हो? चलो बनाते हैं। अब 5 मेंबर रिंग हम ऐसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देती हूँ। चलिए नाउ अब देखो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है और यहाँ पे OH आएगा। तो एक बार तुम क्या करो, OH नीचे लगा दो और CH2OH ऊपर लगा दो, हाँ या ना? यहाँ पे आओ, दूसरे वाले कार्बन पे H राइट पे है। डॉक्टर वाली ट्रिक याद रखो, जो राइट में है वो डाउन में होगा। नेक्स्ट पे आओ, OH राइट में है तो नीचे आएगा। इस वाले कार्बन पे CH2OH लगा और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे CH2OH और नीचे H ही आएगा। ठीक है, बोलो दूसरे वाला क्या बनेगा? अब OH आपने नीचे लगाया था, यहाँ पे मैं OH ऊपर लगा रही हूं, बिकॉज 2 बनेगी ना अल्फा बीटा। ठीक है, बाकी सब सेम है बेटा। इसमें भी अल्फा बीटा वैसे ही बताना है। यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन पे OH नीचे है और ये CH2OH ऊपर है, तो ये अल्फा हो गया। अल्फा डी, क्या नाम होगा इसका? फ्रक्टो। एक ही लाइन में लिखना तुम लोग, फ्यूरानोज। ठीक है, ये क्या होगा? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अब बात आती है कि मैम ये आपस में एनोमर्स हैं, तो देखो फ्रक्टोज आपके C2 एनोमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ फिशर प्रोजेक्शन में नंबरिंग करते हो, ये तो मैंने जो जिस 5 मेंबर रिंग बन रही है उसके हिसाब से नंबरिंग करी। वैसे तुम नंबरिंग करोगे तो ऐसी होगी ना 1 2 3 4 5 6। तो देखो दूसरे वाले पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है ना? तो इसको हम C2 एनोमर्स बोलते हैं। फ्रक्टोज का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। लेकिन जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है वो आपके उसमें पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में पूछा जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, लेकिन बाकी ये भी आप याद रखिएगा। स्ट्रक्चर बनाया, डॉक्टर वाली ट्रिक याद रखना और अल्फा बीटा वाली याद रखना, एनोमर्स वाली याद रखना। और स्ट्रक्चर तो देखो बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे बनाने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है क्या? कोई दिमाग में डाउट आ रहा है तो पूछो, बाकी सारा खेल स्ट्रक्चर बनाने का है। मैम हम्म मैम ये इन दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है मैम इनकी? कि उसमें जैसे एक 36% था अल्फा वाला और ये 64%। अनफॉर्चुनेटली ना इसका आंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आप लोग अल्फा बीटा का चेयर फॉर्म बनाते हो ना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। जब इनका तुम अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, इसकी नहीं, फ्रक्टोज की नहीं, उसका ग्लूकोज में जब तुम चेयर फॉर्म बनाते हो तो जो उसमें OH आते हैं बीटा ग्लूकोज में, वो ज्यादातर इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। और जब हमारा इक्विटोरियल पे ग्रुप लगा होता है, वो वाली जो क्या बोलते हैं, वो वाली जो चेयर फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। बिकॉज एक्सियल वाले के केस में जब एक्सियल पे होती है तो रिपल्शन होती है, बीटा वाले में रिपल्शन, इक्विटोरियल पे रिपल्शन नहीं होती, तो भी वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए बीटा वाला 64% बनता है और अल्फा वाला आपका 36% पे ही रह जाता है। तो इसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन होती है। चेयर फॉर्म बना के अपन चेक करते हैं। चेयर फॉर्म है सिलेबस में बट ये नहीं है सिलेबस में। ठीक है, और चेयर फॉर्म भी मेंस में तो नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये होता है इसका रीजन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एपीमर्स की। एपीमर्स क्या होते हैं? देखो, एक होता है एनोमर और एक होता है एपीमर। एनोमर तो मैंने तुम्हें बता दिया, ग्लूकोज के केस में जो अल्फा बीटा ग्लूकोज होते हैं वहां पे C1 कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस अराइज होता है। एपीमर में क्या होता है, दो डिफरेंट शुगर आपकी होती हैं और किसी भी कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट होती है तो उनको हम एपीमर बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है, डाइस्टीरियोमर में भी तो हम यही बोलते हैं कि अगर किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है तो दे आर नॉन मिरर इमेजेस, है ना, और दे आर डाइस्टीरियोमर्स। बस हम क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें उनका नाम क्या आ गया है, एपीमर आ गया है। क्या आ गया है? एपीमर आ गया है। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैं बता देती हूँ। ये दो स्ट्रक्चर देखना, ग्लूकोज और मैनोज। स्ट्रक्चर में याद रखना है कि इसका, देखो नहीं ग्लूकोज आता है तो तुम्हें सब आता है। अगर तुम नोटिस करो इन दोनों के स्ट्रक्चर में, इन दोनों की मिरर क्या फर्क आ रहा है? तो फर्क आ रहा है सिर्फ इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखना एक बार। तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं? C2 एपीमर्स होते हैं। बोथ आर डाइस्टीरियोमर और इनको C2 एपीमर बोला जाता है। ठीक है, देखो बीटा वाला है, मतलब अल्फा बीटा आप साइक्लिक फॉर्म से बता सकते हो ना बेटा। मैम इनको नहीं बोल सकते अल्फा बीटा? इनको बोलोगे ना, इनको थोड़ी ना बोलोगे। अल्फा बीटा तो आप साइक्लिक फॉर्म इसमें बता सकते हो ना आप अल्फा बीटा। अगर यहाँ पे देखो जैसे CH2OH और OH आपका क्या लगा हुआ है, ट्रांस पे है ना, तो ये अल्फा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या, यहाँ पे पोजीशन डिफाइन नहीं की। जो ये अल्फा बीटा होता है ना, जब तुम सेम शुगर लेते हो वहां पे डिफाइन करना रेलेवेंट होता है बेटा। एनोमर्स में आप लोग जब आप शुगर लेते हो, किसी एक शुगर की बात करते हो, तो वहां पे जब फर्स्ट कायरल कार्बन पे डिफरेंस आता है दैट विल बी योर एनोमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? दो शुगर्स के बीच में किसी भी कायरल कार्बन पे अगर डिफरेंस अराइज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, तो उनको हम एपीमर बोलते हैं। जैसे अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज आपके एनोमर्स थे, बाकी सब सेम था। याद करो C1 पोजीशन पे डिफरेंस था। ग्लूकोज और मैनोज में सब सेम है, सिर्फ सेकंड पोजीशन पे डिफरेंस अराइज है। अब डी ग्लूकोज की तुम अल्फा बना रहे हो बीटा बना रहे हो, वो बात की बात है। ऐसी मैनोज की तुम अल्फा बना रहे हो बीटा बता रहे हो, अलग की बात है। बट जब हम इसकी स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे तो सिर्फ सेकंड पोजीशन पे डिफरेंस अराइज होता है, एज यू कैन सी इन फिशर प्रोजेक्शन। तो इनको हम बोलते हैं C2 एपीमर। ऐसे ही जो आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखो एक बार। 1 2 3 4, यहाँ पे देखो फोर्थ पोजीशन पे डिफरेंस है, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? C4 एपीमर बोलते हैं। देख रहे हो? मैम ये अब याद देखो, करना हाँ जी बोलो। है हैं? याद रखना है C4 एपीमर होते हैं कि तो बता C2 से? नहीं याद रखने होते तो क्यों बता रही होती। हाँ दर्श। तो मैम अगर ये फर्स्ट कार्बन पे होगा तब ये एनोमर्स कहलाया जाएगा, बाकी अगर ये अलग किसी भी कार्बन पे हुआ तो ये एपीमर्स होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर मान लो तुम ग्लूकोज या गैलेक्टोज ले रहे हो, हमें पहली बात है पेपर में जब हम बनाएंगे, जब भी हम डाइसैकराइड्स में देखेंगे तो कौन सा हम ले रहे हैं अल्फा बीटा वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो इधर आओ, मान लो तुम्हारा ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज तुमने साइक्लिक फॉर्म बनाई है। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से नोटिस करो तो इसका भी बीटा लिया है, इसका भी बीटा लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है आदर्श। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना, तो ये तो तुमने सीख लिया C4 एपीमर।
और तुम्हारी जो दूसरी बात तुमने बोले वो बिल्कुल सही बोली। अगर मान लो मैं यहाँ पे H और OH बोलूंगी तो फर्स्ट पोजीशन पे तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, वो तो एनोमरिक कार्बन हो गया। यस, उसके अलावा किसी कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं एपिमर हो जाएगा, राइट। सो ये हमें मतलब इस तरीके से तुम बता सकते हो, कौन सी फॉर्म आपने लिया है उसके हिसाब से फिर तुम बताओगे, ठीक है। मैम अगर दोनों डिफरेंट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, तो मैम क्या नाम देंगे उसे? अल्फा बीटा अलग नाम होंगे, मतलब समझी नहीं मैं। मतलब अगर तुम अभी मैम यही यहाँ पर दोनों बीटा हैं तो मैम हमने इसे C4 एपिमर्स बोल दिया है। हाँ और मैम अगर जैसे C1 भी होता तो मैम ये एनोमर्स भी होता। देखो, पहली बात है जैसे तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऐसा कभी फ्रेम ही नहीं होता है क्वेश्चन पेपर में। वो ऐसे कभी देगा ही नहीं कि ये भी आपसे ये पूछे कि दोनों पे पोजीशन चेंज है तो उसका नाम क्या होगा। अगर मान लो आ गया ये अभी अल्फा है ये बीटा है, मान लो ये अल्फा बना दिया उसने, तो वो ऑप्शन में देंगे तुम्हें ये आपस में इनका रिलेशन क्या है। तो अगर वहां पे आपका लिखा होगा कि वो एपिमर है तो वहां पे लिख देना C4 एपिमर। एनोमर की हम बात करते हैं सेम शुगर में, वो वहां पे रेलेवेंट है उसकी डेफिनेशन। और एपिमर की हम बात करते हैं दो डिफरेंट शुगर, ठीक है। अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाओगे वो फ्रेम नहीं होता ऐसे, ठीक है। सो यस, जब दो डिफरेंट शुगर होंगे देन आपको चेक करो वहां पे एपिमर है या नहीं है। और जब सेम आपका शुगर है तो वहां पे चेक करो कि आपने अल्फा लिया है बीटा लिया है। अगर दो अल्फा बीटा है तो आप डिफाइन कर सकते हो एनोमेरिक कार्बन। हाँ, एनोमेरिक कार्बन वही होता है जहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन C1 पे आपका बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो एनोमर्स को आप एपिमर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि एपिमर्स में तो किसी में भी चेंज हो सकती है और एनोमर्स में फर्स्ट वाली पोजीशन पे। तो इतना कंफ्यूज मत हो इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी बिकॉज अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तुमने डाइसैकराइड्स के स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे डाइसैकराइड्स पे अभी, बिकॉज वी हैव टाइम। ऑल राइट, तो डाइसैकराइड्स में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा सुक्रोज की बात करेंगे। तो आपको जो डाइसैकराइड्स में पढ़ने हैं वो क्या क्या है अपने, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है। क्लास के बाद जब आप रिवाइज करोगे तो प्लीज राइट योर डाउट्स अगेन। मतलब अगर पढ़ते वक्त कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज उसको लिखना एंड प्लीज मुझसे करना, क्योंकि चैप्टर ऐसे है हमें वो डाउट्स आते हैं वैसे क्वेश्चन भी नहीं फ्रेम होते हैं। तो प्लीज डाउट्स आते हैं उसको लिखो और प्लीज क्लियर करो वो टाइम में। देखो हमें इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। चलो देखो सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। अब इसका स्ट्रक्चर ये इन्होंने एनसीईआरटी में बना रखा, बट हम अलग से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना है इसको क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड that disaccharides on hydrolysis with dilute acid or enzyme yield two molecules of either the same or different monosaccharide। फिर बस ध्यान नहीं है, आज कुछ और पढ़ रहे हो। The two monosaccharide are joined together by oxide linkage formed by loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide unit through oxygen atom is called a glycosidic linkage। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, जब दो मोनोसेक्राइड्स को आप जोड़ोगे उसमें से जब आप पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे तो ऑक्साइड लिंकेज बनेगी, इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें। और इसी को ही क्या नाम बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी ने बना रखा है, हम अपने आप प्रैक्टिस करके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, हाँ बोरिंग लग रहा है छोड़ दे, फिर भाई छोड़ दे, 4 नंबर कटवा लेना 4 नंबर। आसान क्वेश्चन में जब तुम्हारे कंपिटिटर्स करके आएंगे ना 4 नंबर मिलेंगे और तुम कंपटीशन से बाहर, तब भी ये बोलना मैम बोरिंग लग रहा था छोड़ दिया मैंने ये चैप्टर। ये ध्यान रखना मेरी बात। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डाइसैकराइड में, इफ द रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बोला हुआ है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसे होता है देख लो एक बार। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में तुम कैसे ध्यान रखोगे, तुम ये वाले कार्बन को इधर चेक करो, इधर आओ, जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है ना, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन जो है बॉन्ड बनाने में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो
ऑक्सीजन, इधर आओ, जो ये ऑक्सीजन है उसके जस्ट साथ वाला कार्बन तुम्हें देखना है, इसके जस्ट वाला साथ वाला कार्बन ये है। अगर उस कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच नहीं होता है तो वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन से अगर डायरेक्ट OH अटैच नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सुक्रोज तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब ये बनता कैसे है इसको मैं बनवाती हूँ, पहले मेरे को बनाने देना फिर तुम बनाना। तो बेसिकली जो सुक्रोज है वो किससे मिलके बना है? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज की यहाँ पे अल्फा वाली फॉर्म लेनी है और फ्रक्टोज की यहाँ पे बीटा वाली फॉर्म लेनी है। समझ रहे हो? चलो आओ, पहले मेरे को बना लो फिर बनाना। अभी तो फिर मैंने प्रोटीन ही नहीं पढ़ाया, फिर बस क्लास में आना छोड़ देगा तू तो। हाँ इधर ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज कैसे बनाओगे? अल्फा वाला बनाना, बनाओ बनाओ। देखो इधर, अल्फा वाला ग्लूकोज हम कैसे बनाते हैं? CH2OH और OH हमारा ट्रांस पे होता है, राइट? ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ। यहाँ पे क्या होता था? HOH, बताओ मेरे को, HOH या OHH बताओ। HOH। ठीक है, HOH। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे HOH, यही बनता था अपना अल्फा डी ग्लूकोज। चलो, बीटा फ्रक्टोज कैसे बनेगा बेटा? मैं NCERT जैसा नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो मेरे को समझ ही नहीं आता, पता नहीं NCERT में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को। ठीक है, तो अब चलो करते हैं। बीटा में क्या होता है? CH2OH और OH सेम पोजीशन पे होते हैं, ये सुनो। अब इस वाली पोजीशन पे बताओ क्या होता है? OHH HOH, यस और नो? अब इसमें तुम मत कंपैरिजन करने लग जाना एनोमर्स और वो एपिमर्स, ठीक है? फ्रक्टोज अलग है, ग्लूकोज अलग है, ठीक है? ये तो एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये तो फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, आ गया ये। अब यहाँ से अपने को क्या करना है? मैंने क्या लिया था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अपने को क्या करना है बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज का C1 वाला कार्बन लेना है और फ्रक्टोज वाले का C2 कार्बन लेना है, राइट? और पानी निकाल देना है। अब C1 कार्बन ये है ग्लूकोज का और सेकंड वाला कार्बन फ्रक्टोज का ये वाला है, यस और नो? तो यहां से क्या होगा? पानी निकाल दो तुम। पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये वाली लिंकेज आ जाएगी, प्लीज देखिए। और इसी को ही हम क्या नाम बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। कम से कम तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, 3 बार बनाना पड़ेगा तब बात बनेगी। ठीक है, 3 बार बनाना पड़ेगा फिर हो जाएगा यार। और तरीके से करना, अगर तुम बस ऐसे करने को कर दोगे फिर नहीं होगा। तरीके से का क्या मतलब है कि मैंने कैसे बनवाया है समझा समझा के वैसे तुम्हें बनाना है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो पूरा ये बायोमोलिक्यूल्स का बेटा चैप्टर है उसमें सारा बनाना ही तुम्हें स्ट्रक्चर है। अभी तुम कार्बोहाइड्रेट सीख रहे हो, फिर अमाइनो एसिड्स आएंगे और फिर न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर। हाँ अब्दुल्ला। मैम ग्लूकोज का हाइड्रोजन मैम लिंकेज में जाएगा? यहाँ पे OH था ना और यहाँ पे OH पानी निकाल दिया ना बेटा मैंने, H2O ओके मैम। बन गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बता दोगे, और एक क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं सुक्रोज में। सिमरन हो गया क्या? पलक
यस मैम। दीप, सुमित, प्रिंस, दोनों प्रिंस आ रहे हैं। ठीक है, डन। फिर भी जब पढ़ते वक्त डाउट आए प्लीज उसको लिख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब एक काम करो, मेरे लिए बस ये पढ़ लो फटाफट से। ये मैं तुम्हें वैसे पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, एक बार दोबारा पढ़ लो जहां पे मैंने लगाया ब्रैकेट, एक बार पढ़ लो, फिर मैं माल्टोज का स्ट्रक्चर बनवाती हूँ। चलो एक बार पढ़ लो बस। मैम ये एंगल्स याद करने। नहीं नहीं, सिर्फ रीड कर लो, एंगल्स कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। ठीक है, देखना एक बार। हो गया कि डेक्स्ट्रो से लीवो चेंज होता है ना आपका, तो इसीलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इक्विमोलर अमाउंट्स मिलते हैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। कैसे बनता है? अल्फा ग्लूकोज लेते हो, बीटा फ्रक्टोज लेते हो, और ग्लूकोज का C1 कार्बन लेते हो, फ्रक्टोज का C2 कार्बन लेते हो, वहां से पानी निकालते हो और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां पे बना देते हो। गया? बताओ जल्दी बताओ। अब उसके बाद आते हैं माल्टोज पे। माल्टोज तुम्हारा अलग एक और डाइसेक्राइड है विच इज इन योर सिलेबस। अब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तुम्हें ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेंगी 2। ये बहुत आसान है याद करना। यहाँ पे 2 ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये मिलता है तुम्हें। ठीक है, अच्छा अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? अल्फा ग्लूकोज बनाने आता है तुम लोगों को, बस बना दो। एक अल्फा ग्लूकोज की तुम C1 वाले कार्बन ले लेना, दूसरे वाले का तुम ले लेना C4 कार्बन ले लेना। चलो बनाए, आ जाओ। जिसने ये एनसीईआरटी की बुक लिखी है उसको भी पता है ये चैप्टर कैसा, तभी तो उसने बाद में रखा। अगर पहले रख देता बच्चे ऑर्गेनिक छोड़ देते। ठीक है, आओ इधर। अल्फा ग्लूकोज कैसे बनाना है देखना एक बार। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे CH2OH और OH ट्रांस पे होगा ना। देखो यहाँ पे क्या था, HOH OHH HOH। ठीक है क्या, बोलो। बोलो। यस। इसका कैसे बनाओगे अल्फा ग्लूकोज? बस डिट्टो कॉपी करना है तुम्हें। बता देना मेरे को 8:30 बजते। ठीक है, चलो इसका C1 कार्बन लो, इसका C4। आ जाओ। C1 कौन सा, ये C4 कौन सा है, ये हाँ के ना। 1 2 3 4। क्या करना है, पानी निकाल दो। पानी निकालोगे तो क्या बनेगा? ठीक है, सो माल्टोज में क्या होता है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों। माल्टोज कैसा शुगर होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों होता है? इधर आओ, यहाँ पे देखो कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है, ये तो पहचान होती है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है तुम अगर ध्यान से देखो तो ये तुम साइक्लिक फॉर्म ओपन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम में ओपन चेन आपका साइक्लिक अल्फा बीटा वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए रिड्यूसिंग शुगर होता है। पहचान, अब वहां पे मान लो ये चीज ध्यान में ना आए तो पहचान इसकी यही है, ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन देखो अगर उससे डायरेक्ट OH अटैच है तो वो रिड्यूसिंग शुगर वाली कैटेगरी में तुम डाल देना। बन गया माल्टोज। आगे चलो, एक और है बस, लैक्टोज। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लैक्टोज,
लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। लैक्टोज किससे मिलके बना है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और दोनों ही इसकी बीटा वाली फॉर्म हम लेते हैं। कौन सी वाली? बीटा वाली फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं फिर हम इसमें। जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही लिखना, पहले गैलेक्टोज ही लिखना फिर ग्लूकोज ही लिखना, नहीं तो भूल जाओगे किसका कौन सा कार्बन लेना है। इसका C1 लेना है, इसका C4 लेना है। बनाए, पहले कौन सा बनाए? ग्लूकोज का तुम्हें आता है वही बना देते हैं। चलो, बीटा में क्या होता है? CH2OH और OH ऊपर होते हैं। ठीक है, अब बताओ गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? बताओ, बोलो बोलो। मैम सेकंड कार्बन पे चेंज होता है। नहीं, बाकी जो सो चुके हैं वो बताओ। मैम चौथे पे। हाँ, चौथे पे। चौथा यही है। नंबरिंग भी कर लो, करना चाहते हो तो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो देखो बाकी सब सेम है 4th पोजीशन पे, देख रहे हो? तो बस आपको क्या करना है, गैलेक्टोज का C1 लेना है, ये रहा C1, और ग्लूकोज का C4। पानी निकाल दो, H2O क्या बन जाएगा देखना। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट दे दो और बिना प्रैक्टिस किए मत आना। बन गया ये बोलते हैं हम C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें भी क्या क्वेश्चन आएगा भाई? कायरल कार्बन बता दो और नंबर ऑफ OH। गर्व सुन रहे हो? गौरव, गर्व, समीर, तीनों भाई। बस यही करना है। और ये भी क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर है। देखो यहाँ पे कार्बन से OH अटैच है। ठीक है, तो ये NCERT वाले जो ड्रॉ कर रखे हैं, इसको हमने एक बार ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? बहुत आसान है, सच बता रही हूँ, बहुत आसान है। देखो, स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। ये तो वो बात है कि स्ट्रक्चर नहीं आया तो फिर हमें क्या फर्क पड़ेगा? बीटा दे रखा है, अल्फा, तो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एटलीस्ट 3 टाइम्स। एक ग्लूकोज का बना लो, फ्रक्टोज का बना लो, उसी से ही सारे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के। ट्रस्ट में। अब क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें? मैंने सबसे पहले किसका बनवाया तुम्हें स्ट्रक्चर? बताओ भाई। सुक्रोज का, फिर मैंने बनवाया माल्टोज का, फिर मैंने बनवाया लैक्टोज का। ठीक है, चलो। सुक्रोज में क्या था? इधर आओ, अल्फा बीटा। इसमें क्या था? अल्फा अल्फा। और इसमें क्या है? बीटा बीटा। यही तो है, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। इसमें क्या है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। और माल्टोज में क्या है? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या है? बीटा गैलेक्टोज, क्या हो गया? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व है इसमें? C1 C2 C1 C4 C1 C4। यही पढ़ाया मैंने तुम्हें 1.5 घंटे में। ठीक है, तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ करते हैं, कर लोगे? फिर से सुन लो, अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज। प्लीज उसको इसी ऑर्डर में याद रखना। अगर तुमने मुझसे ही पढ़ रहे हो ये चैप्टर, अगर कहीं और से पढ़ रहे हो फिर वो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। मेरा तो मेन ये है, तुम्हें क्वेश्चन बनना चाहिए तुमसे। अब देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया आज की क्लास में बिकॉज टाइम ही नहीं था, यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में टाइम चले गए। हालांकि मैंने ना ये टोटल 11 क्वेश्चन डाले थे आज सोचने का कि करवाऊंगी, बट वो हो नहीं पाए, है ना।
तो एक बार मैं तुम्हें कोई अलग से डीपीपी इसकी नहीं दे रही हूँ, यही 11 क्वेश्चन बैठ के सोल्व करना। तुम्हें नोटबुक ओपन करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तुम वो भी कर सकते हो। बस एक बार ट्राई कर लेना इनको, ठीक है, ट्राई कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। उसके बाद तुम्हारे अभी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हारा स्टार्च का स्ट्रक्चर और सेलुलोज का स्ट्रक्चर रहता है, और फिर हम प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे जिसमें अमाइनो एसिड्स करेंगे। और प्लीज क्लास मिस मत करो, क्लास में एक्टिव रहो। थोड़ा सा है, आई नो चैप्टर वैसा है, बट अगर हमें ये स्ट्रक्चर बनाने पे अगर हम 3 टाइम प्रैक्टिस कर लेते और हमें 4 नंबर मिल रहे हैं तो भाई क्या बुराई है, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस करके आना, और जब आप रिवाइज करोगे डाउट्स आते हैं लिख लो कहीं पे वो डाउट्स और मेरे से पूछ लो, ठीक है। अभी हमारी एक बात पेंडिंग रह गई है, वो ये कि वाई फ्रक्टोज इज अ कहाँ गया, एक बात अपनी रह गई है कि वाई फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये मैंने इसका रीजन नहीं बताया अच्छी क्लास में तुम्हें, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ये अभी पेंडिंग है अपना कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, एंड ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में ही ले लूंगी मैं। तो यस, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। ऑल राइट, तो प्रैक्टिस करके आइएगा। दूसरी चीज मैं फिर बोल रही हूँ, इफ योर डाउट इज अनरिजोल्व्ड, ठीक है, 6 से 8 घंटे तक टैग मी अगेन, वेदर यू शेयर इन योर पर्सनल ग्रुप और यूर इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए भी मैटर करता है कि आपके डाउट्स रिजोल्व होने चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहे हैं तो फिर वो गलत है। और क्या पता वही तुम्हारे जेई में वैसा ही सवाल आ जाए, तो थोड़ा इस तरीके से आप सोचा करो। हाँ देखो, क्योंकि कई बार कन्हैया सर बिजी होते हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है एकदम सारे डाउट्स मैं रिजोल्व कर दूं, तो इसीलिए वहां पे टाइम लग सकता है। हाँ धनंजय। मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। मैम भेज दिया ग्रुप पे। हाय धनंजय, मेरी ना अभी 5 मिनट में क्लास है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा डाउट बाद में करूंगी, ठीक है? तो मेरे को भेज के रख दो। कहाँ भेजा है तुमने? मैम वो आपने बताया था पहले, लेकिन लास्ट स्टेप में मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा एक बार चलो देख लेती हूँ। उसमें है क्या, डाउट ग्रुप में है क्या? बाद में बता देना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं ये सॉल्व करके भेज दूंगी तुम्हें, है ना, टाइम लेगा ये वाला सा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी पहले कैसे बनाया, ठीक है। चलो ऑल राइट, ठीक है। बज गए मैम 8:30। हाँ जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, 8:30 बज गए।